हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सेमीकंडक्टर की बातें। इसमें जीना डायोड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा जो बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हालांकि हमें ज़्यादा डीप में तो नहीं जा सकते हमें, लेकिन क्लास 12 के लेवल में तो हमारे को आनी चाहिए ना कि जीना डायोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका यूज़ क्या है। तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, नॉर्मल पीएन जंक्शन है और ये जीना डायोड वाला पीएन जंक्शन है। तो बच्चों, नॉर्मल पीएन जंक्शन और जीना डायोड में फ़र्क क्या है? मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें फ़र्क ये है कि जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है, ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, इसमें एक साइड से करंट जा सकता है, इस तरह से करंट जा सकता है, यानी कि फॉरवर्ड बायस में करंट को जाने देगा। लेकिन जब रिवर्स बायस की बात होगी तो ऐसे करंट को अलाउ नहीं करेगा, ये नहीं जाने देगा। और जीना डायोड की बात करें तो इसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये फॉरवर्ड करंट तो जाने देगा ही देगा, साथ में रिवर्स करंट को भी बोलेगा ठीक है आ जाओ कोई बात नहीं। तो जैसे हम कह सकते हैं ना, क्रिकेट में नॉर्मल जो खिलाड़ी होते हैं, नॉर्मल जो प्लेयर होते हैं, वो या तो ऑफ साइड में नहीं खेल पाते हैं, कोई कोई वीकनेसेस होती है उनकी। लेकिन जो ऑलराउंड खिलाड़ी होता है, जो ऑलराउंड बैट्समैन होता है, उसकी वीकनेसेस बहुत कम होती है या नहीं होती है। वो आगे पीछे दोनों से खेल सकता है ना, ऑफ साइड ऑन साइड कहीं से भी खेल सकता है। तो आप एज्यूम कर सकते हो ये मास्टर खिलाड़ी है और ये नॉर्मल खिलाड़ी है, एवरेज खिलाड़ी है। ठीक है बच्चों, ऐसे हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब रिवर्स करंट आता है ना, अगर हम डायोड को रिवर्स, नॉर्मल डायोड को रिवर्स वाले सिचुएशन में ऑब्जर्व करें और हम लोग इसको हाई वोल्टेज दें रिवर्स सिचुएशन में, तो ये बर्न आउट हो जाता है, जल जाता है, काम नहीं करता है। लेकिन जीना डायोड ऐसा नहीं है, इसको रिवर्स बायस में अपनी एक ताकत दिखाता है, बहुत अच्छे से काम करता है ना। मतलब हमारे पास, ठीक है, तो ये जो खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी हमेशा अच्छा नहीं खेल पाता, लेकिन ये जो खिलाड़ी है ये बुरे टाइम में बहुत ही अच्छा खेलता है। अगर पूरी टीम भी अगर 4-5 रन पे पूरी टीम अगर आउट होने वाली हो, फिर भी अकेला ही खेलता रहता है। दैट काइंड ऑफ प्लेयर ही इज। तो बेसिकली जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो जो नॉर्मल पीएन जंक्शन है इसका डेप्लीशन रीजन थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है। लेकिन जब हम जीना डायोड की बात करते हैं, ये हेविली डॉप्ड होता है। हमने यहाँ पे डॉपिंग किया हुआ है, मतलब डिजायरेबल इंप्यूरिटी हम लोग ने डाल दिया है, डोपेंट्स यहाँ पे डाल दिया है। तो देखो काफी भरा हुआ ज्यादा लग रहा है ना एज कम्पेयर टू दिस। और इसका जो डेप्लीशन रीजन है वो छोटा होता है। तो हम लोग डिस्टेंस डी की बात करते हैं, यहाँ पे ये डी डैश है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं हम लोग, V बाई डी डैश। और यहाँ क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीना डायोड में, V बाई डी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये V बाई डी है। अब यहां जो होता है D डैश इज वेरी ग्रेटर देन D, तो D छोटा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा है। तो हम लोग बात कर सकते हैं जीना डायोड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो EZ इज ग्रेटर देन E हियर। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको रिवर्स बायस देना है। तो सपोज हमने इसको रिवर्स बायस में लगा दिया और इसे भी रिवर्स बायस में लगा दिया, ऐसा। ठीक है, यही हमें दोनों में फर्क देखना है कि होता क्या है। अब जब रिवर्स बायस की यहाँ बात होगी, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको ये फोर्स लगाएगा कि तुम इधर भागो। और तो ड्यूरिंग दिस, ये काफी मोटा एरिया है यहाँ पे, तो ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता है, ये क्या करेगा, एटम्स को कोलाइड करेगा। इस केस में क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम ऑफ सपोज सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर है वो भी, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा और वो अनदर इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकाल देगा। तो वहां से काफी हीट जनरेट होने वाला है। इस प्रोसेस में काफी हीट जनरेट होता है, जिसके कारण ये बर्न आउट हो जाता है।
लेकिन यहाँ क्या, यहाँ क्यों नहीं होता ऐसा? देखो यहाँ पे काफी थिन लेयर है, यहाँ पे डेप्लीशन लेयर काफी थिन होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से, देखो यहाँ भी निगेटिव पॉजिटिव सेम वे में लगाया गया है, तो यहाँ से जो निगेटिव टर्मिनल जो इसको इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा आगे जाने के लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो ऐसे हमारे पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा, बोलेगा ठीक है भाई तुम इधर आ जाओ। तो थिन लेयर के कारण बहुत ही कम रीजन होता है, वो पतला सा रीजन है, इसके पास कोलाइड करने के लिए टाइम नहीं है इसके पास, ये तुरंत दूसरी साइड जा सकता है और इलेक्ट्रॉन फिर ये मूव कर सकता है फर्दर, कंडक्शन में काम आएगा वो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर काफी दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे कोलिजन नहीं होता है, यहाँ पे हीट जनरेशन नहीं होता है, कोलिजन नहीं होगा, यहाँ पे हीट भी नहीं होगा, सो ये जीना डायोड बर्नआउट नहीं हो सकता, ये काफी इफिशिएंटली काम करेगा। हम लोग इस केस में कह सकते हैं, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें हम लोग वोल्टेज वर्सेस करंट के लिए, तो नॉर्मल केस में अगर हम सिर्फ पीएन जंक्शन डायोड की बात करें, देखो वोल्टेज हम लोग रिवर्स बढ़ाते गए तो करंट ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा, एक वोल्टेज आएगा कि किसी पार्टिकुलर वोल्टेज पे ये बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा करंट। ये करंट का ग्राफ है, रिवर्स करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस वोल्टेज को हम लोग वेरिएबल रखा है हमने, इसे ये दोनों वेरिएबल है, इसको बढ़ाते जाएंगे, इसको भी बढ़ाते जाएंगे। और जब जीना डायोड की बात होती है तो ये भी अपना रिवर्स करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ाएगा शुरू में, लेकिन एक पार्टिकुलर वोल्टेज पे ये भी काफी ह्यूज करंट देगा, इसको मैंने VZ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये करंट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, ये करंट एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब करंट जब एक्सेप्ट कर लेगा तो ये अदर सर्किट को करंट जो डैमेज कर सकता है वहां वो जाने नहीं देगा। तो ये ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है चीजें के लिए। तो इसे जो बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन बोलते हैं, इसको VB वोल्टेज बोल सकते हो, इसको बोल सकते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और यहां जो हम लोग ने VZ लिखा है, इसको बोल सकते हैं हम लोग जीनर वोल्टेज, मतलब एक ऐसा वोल्टेज आएगा जीनर डायोड के साथ कि जब ये करंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड जीनर वोल्टेज। तो ये करंट कैसे बढ़ता है आप लोगों ने समझ लिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इलेक्ट्रॉन को जाने देगा ही, सपोर्ट करेगा, बोलेगा आ जाओ भाई इधर। यहाँ पे कोलिजन के लिए टाइम नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया पहले। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ जीनर डायोड। ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी काम करता है। तो सबसे पहली बात आप जीनर डायोड के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, इट इज हैवीली डॉप्ड। ठीक है, ये हैवीली डॉप्ड जीनर डायोड है। और दूसरी बात आप लिखोगे इट हैज थिन डेप्लीशन रीजन एज कंपेयर टू नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। यहां लिख लो थिन डेप्लीशन लेयर। और लिख सकते हैं इट हैज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड across depletion layer. It can allow the current in the reverse biased format. It allows the current in reverse biased condition due to what? Due to high doping, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा है और होल्स भी बहुत ज्यादा है। ड्यू टू हाई डॉपिंग एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसका ग्राफ में हम लोग जीनर का ऐसे दिखा सकते हैं कंपेयर करके। ठीक, तो ये करंट एक्सेप्ट कर लेता है, कहने का मतलब ये है। अगर हम लोग इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह अगर बात करने वाले, मैं शॉर्ट में बता दिया, दैट्स वेल एनफ टू गेट फुल इन बोर्ड्स एग्जाम, डोंट वरी अबाउट दिस। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करता है। मान लेते हैं हमारे पास एक करंट का सोर्स है, दिस इज योर सोर्स, दो टर्मिनल है इसके, और
एक यहां पर कोई डिवाइस लगा है सपोज, ये क्या है, डिवाइस है, इसको करंट पहुंचानी है, और ये जो सोर्स है फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है इसके पास, हो सकता है ये 1 से 8 वोल्ट तक काम करता होगा, ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो हो सकता है 4 वोल्ट तक की हो, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके पैरेलल में जीनर डायोड लगा देंगे ऐसा, तो यहां से जब करंट जाएगा, जब ये हाई वोल्टेज शो करेगा तो करंट तो बहुत ज्यादा यहां से जाएगा है? तो करंट जो यहां से ज्यादा जाएगा तो बोलेगा भाई चिंता की बात नहीं है, मैं हूं यहाँ पे, आई जेड करंट ये कुछ खुद ये करंट कुछ ले लेगा, है ना, कंडक्ट करेगा, ये करंट ये कुछ ले लेगा और इसके अक्रॉस के वोल्टेज को मेंटेन करेगा, और ज्यादा करंट आएगा तो और भी ये करंट ले सकता है और ये इसके अक्रॉस वोल्टेज को कांस्टेंट को मेंटेन करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, वोल्टेज क्या लेते हैं हम लोग, E इंटू आई आर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लो, मान लो मेरे को सपोज 10 वोल्ट ही चाहिए, ठीक है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी तो फिक्स क्वांटिटी है, मान लो 20 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है 5 है, लेकिन मेरे को 10 वोल्ट ही चाहिए, तो करंट कितनी होनी चाहिए, करंट ये 2 एम्पियर होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर दूसरी बात मान लेते हैं करंट ये मुझे ये चाहिए 10 ही चाहिए, और ईएमएफ मैंने बैटरी वाले जो ईएमएफ को बढ़ा दिया, मान लो 30 कर दिया, और रेजिस्टेंस तो 5 ही है, फिक्स है रेजिस्टेंस 5, लेकिन वोल्टेज 10 ही चाहिए, तो करंट कितनी होनी चाहिए बताओ, 4 होनी चाहिए ना, 4 इंटू 5, करंट फिर से बढ़ गया, लेकिन अभी भी वोल्टेज कांस्टेंट है। तीसरी केस ले लेते हैं, अगर ये मान लो 40 वाला बैटरी, मैंने बड़ा बैटरी ले आया, इस बार 40 वोल्ट का बैटरी ले आया, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो करंट कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, तो इस बार भी मुझे 10 मिल गया। मतलब करंट की वैल्यू अगर बढ़ती रहेगी तब तो हमारा वोल्टेज मेंटेन रहेगा, यानी कि करंट की जो इंक्रीजिंग वैल्यूज है वो उसको लेता रहेगा, बोलेगा मेरे पास आने दो, कोई बात नहीं, मैं तो श्रेष्ठ की तरह हूं, जितना मोमोज दे दो मैं खा लूंगा, चिंता की बात नहीं है, आर्गुमेंट थोड़ी है जो मोमोज दो तो नहीं खाएगा, बोलेगा हेल्थ इश्यूज है, ठीक है। तो जीना डाइट में हम कह सकते हैं ये श्रेष्ठ की तरह है, खाता चला जाएगा, ये पूरा मोमोज खत्म कर देगा और वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा, इसको बचा लेगा, है ना, ये जो हमारा डिवाइस है इसको जलने से ये बचाएगा। बच्चों इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे स्कूल के एग्जाम्स के लिए।